और सलीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं, उनका एनालिसिस ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसके ऊपर। अस्सलाम वालेकुम जौहर सलीम साहब, थैंक यू सो मच हमें कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। और गाड़ी से हमें पता आप कहीं जा रहे थे लेकिन आपने रोक कर गाड़ी में हमें टाइम दिया तो उसके लिए बहुत शुक्रिया आपका। ये जो मामला है, क्या ये टाइम सेंसिटिव हो चुका है ट्रंप के चाइना विजिट से पहले, हम ये समझ सकते हैं? जी मैं समझता हूँ मामला थोड़े से पेचीदगी की तरफ जा रहे हैं। एक तरफ तो चलें ये है कि वो सीज फायर होल्ड कर रही है, ऑल्दो कि अब ट्रंप ने कह दिया कि वो आखिरी दमों पे है और मुज़ाकरात भी एक किस्म के चल रहे हैं, लेकिन हमने 10 दिन लगाए उनका जो लास्ट प्रपोजल था उसका जवाब देने में, जो पहले ट्रंप ने 48 घंटे की डेडलाइन दी थी उसके लिए, और उसके बाद भी जो जवाब आया वो उनके लिए सेटिस्फैक्टरी नहीं है। अब उसमें मसला क्या है? मसला ये है कि दोनों साइड जो है ना वो अपनी पोजीशन से कोई हट नहीं रही थी ज्यादा। जैसे मैंने पहले भी कहा था, ये प्रपोजल्स और काउंटर प्रपोजल्स मूव कर रहे हैं लेकिन पोजीशंस वो मेंटेन कर रही हैं अपनी। और उसमें पोजीशंस में है क्या, वो ईरानी कहते हैं कि जी एक तो अपना हुर्मस जो है वो पहले उस पर मामलात हल करें, और वो भी जो है वो जो जंग से पहले की सूरत हाल है उस पर वापस नहीं जाएंगे। आप ब्लॉकेट हटाएं, हम ये शिप्स को गुजरने देते हैं लेकिन वो हमारे डेजिग्नेटेड रूट से गुजरेंगी, हमारी इजाजत से गुजरेंगी। अच्छा, एक तो खैर ये ट्रंप को कबूल नहीं है। दूसरा, ईरानियन साइड से ये इंसिस्टेंस है कि वो एक जो है ना ये गारंटी करे अमेरिका के दोबारा उन पे अटैक नहीं होगा, यानी कि परमानेंट सीज फायर हो या कोई नॉन एग्रेशन जो है ना एक कमिटमेंट हो कि आइंदा एग्रेशन नहीं होगी। अच्छा, न्यूक्लियर पे वो कहते हैं बाद में बात करेंगे, सो सीक्वेंसिंग का मसला आ जाता है। अमेरिकन ये चाहते हैं ट्रंप कि जी न्यूक्लियर पे पहले बात हो, कम से कम बुनियादी असूल तय कर लिए जाएं, बाकी जो डिटेल बातें हैं उसमें जो टेक्निकल इश्यूज हैं और वो सारे वो बाद में भी हो सकते हैं। और उसमें सबसे इमीडिएट उनके नजदीक क्या है, वो जो 440 किलोग्राम अफजूदा यूरेनियम है ईरान में। और देखिए जंग शुरू ही उस वक्त हुई थी जब अमेरिका को और इसराइल को ये इतलात मिली थी इंटेलिजेंस रिपोर्ट से, सैटेलाइट रिपोर्ट से, कि वो ईरान उसको जो दफन है नातांज और फर्दू और इस्फहान की साइट्स में 440 किलोग्राम 60% अफजूदा यूरेनियम, तो वो उसको दोबारा से रिट्रीव, जो कि उन्होंने ऊपर से तबाह कर दिए थे लेकिन वो नीचे से तो इंटैक्ट रहे थे क्योंकि जमीन दोस्त थे, 100-200 फुट नीचे तक गए थे वो, तो वहां पे वो इंटैक्ट हैं और ईरान उसको रिट्रीव करने की कोशिश कर रहा है। तो ये बहुत ज्यादा अहम है अमेरिका के लिए और खुसूसन इसराइल के लिए, वो इसराइल की तो रेड लाइन है वो। और इसराइल देखिए इस मुज़ाकरात में तो नहीं है लेकिन इस जंग में तो वो बहुत बड़ा फरीक है। जंग तो शुरू इसराइल ने कराई, इस पूरी तो जंग के वहाँ पे पूरे कॉन्फ्लिक्ट के दौरान हमने देखा है कि ट्रंप कई मर्तबा कह चुके हैं, बल्कि तकरीबन 2 हफ्ते पहले तो उन्होंने बड़ी कन्विक्शन के साथ कहा था कि ईरान ने सारे हमारी डिमांड्स जो है ना उनको कबूल कर लिया है, लेकिन अब हम देखते हैं कि नतीजा कुछ और निकला है। तो ये क्या हम ये समझे कि ईरान ने अपनी पोजीशन चेंज की है या फिर ट्रंप पहले जो कह रहे थे वो ठीक नहीं था? देखिए मेरे ख्याल ट्रंप को ये जो है ना, एक तो खैर दोनों साइड्स अपनी पोजीशन थोड़ी सी ओवर एस्टिमेट कर रही हैं और इसी वजह से लचक कम दिखा रही हैं। दूसरा ये है कि ट्रंप जो है ना एट टाइम्स अस्यूम कर लेते हैं कि जी ठीक है जी, वो जो है ना खुद ही अंदाजे लगा लेते हैं और वो बहुत ज्यादा बयानात देते हैं और वो जो है ना डिप्लोमेसी थ्रू मीडिया करने की कोशिश करते हैं, जिससे बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन। यू बीइंग फॉर्मर डिप्लोमेट, डिप्लोमेसी के बारे में assumptions रखना ये कितना खतरनाक हो सकता है डिप्लोमेसी की वर्ल्ड में? जी बहुत मसला हो जाता है उससे, क्योंकि आपकी जो असम्पशन है उस पर बेस करके आप स्टेटमेंट्स दे देते हैं। तो दूसरी साइड पे होता क्या है, देखिए ईरान में भी एक मसला तो है, वहाँ पे हार्डलाइनर्स और जो प्रैग्मेटिस्ट्स हैं उनके दरमियान नुक्ता नजर का खासा फर्क है। जो प्रैग्मेटिस्ट है जिसमें सदर पेजेशकियान है, बाकिर खलीबाफ हैं, फिर जो ये अब्बास अरागची हैं, दूसरी तरफ जो हार्डलाइनर्स हैं जिसमें जो है ना बाकिर जुल्कदर जो उनके नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के इस वक्त सेक्रेटरी हैं, बड़े अहम हैं। इन्हीं डिफरेंसेस को अगर हम लोग देखें ऑन द अदर साइड एज वेल, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड एलाइज की तरफ अगर हम देखें, एक रीसेंट इंटरव्यू में नेतन्याहू ने कहा है कि 10 साल में हम लोग डिपेंडेंसी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के ऊपर ख़त्म कर रहे हैं अपनी, और हम लोग एक नई डायरेक्शन में जा रहे हैं। ये इजराइल का प्लान है अमेरिका को लेके। अब जिस तरह से आयशा ने क्वेश्चन किया कि अजम्पशंस इन डिप्लोमेसी कितने डेंजरस हो सकते हैं, और आपने भी कहा कि बहुत ज़्यादा, तो इस पे थोड़ा सा गौर करें और रोशनी डालें कि ये जो इजराइल की तरफ से बयान आया और नेतन्याहू ने बयान दिया, ये किसी आम आदमी ने बयान नहीं दिया कि हम लोग 10 साल में इसके अंदर से निकलेंगे, हम लोग यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की डिपेंडेंसी कम करेंगे। क्या यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और इजराइल अभी भी हैंड इन हैंड काम कर रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए इसमें तो कोई शक ही नहीं है ना, क्योंकि अमेरिका में इजराइल को एक बायपार्टिजन सपोर्ट है, लेकिन साथ ही साथ मेरे ख्याल नेतन्याहू को ये भी अंदाजा हो रहा है कि इजराइल की जो मकबूलियत है अमेरिका में
वो गिर रही है। पहली बार एक राय अमा का सर्वे आया था जिसमें ये था कि ज्यादा वहां पे इस वक्त लोग जो हैं, पहली बार इस तरह हुआ कि उन्होंने इजराइल की बजाय फलस्तीनियों का मौकफ दुरुस्त करार दिया। तो वो जो अब देख रहे हैं, तो इजराइल की कोशिश क्या है? कोशिश ये है कि मिलिट्री कैपेसिटी इतनी ज्यादा बना ले अपनी कि अमेरिका पे रिलायंस कम हो जाए। मिलिट्री टेक्नोलॉजीज पे इजराइल बहुत ज्यादा इन्वेस्ट किया है और दुनिया की कई जो इस वक्त सोफिस्टिकेटेड मिलिट्री टेक्नोलॉजीज हैं उसमें इजराइल जो है इस वक्त वो सर फहरिस्त अमेरिका के लेवल पे ही है। तो बिल्कुल उसका प्लान है इजराइल का कि इन 10 सालों में अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ, देखिए ऑलरेडी न्यूक्लियर पावर तो है इजराइल के पास, तो जो है ना बेशुमार उनके पास न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं ऑलरेडी। फिर जो उनकी बाकी मिलिट्री सलाहियत है, बेशक वो एंटी मिसाइल सिस्टम्स हों, बेशक वो जो है ना अगर आप टैंक्स या एयरक्राफ्ट की बात करें, जिसके एयरक्राफ्ट में चले उनकी रिलायंस है अमेरिका पे, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता उसको भी कम करेंगे। तो बिल्कुल देखें उनकी कोशिश होगी, क्योंकि उनको ये समझ आ रहा है, नजर आ रहा है कि अमेरिका में इजराइल की जो सपोर्ट है, जो एक उनकी मुस्तकिल रहा है, उनकी फॉरेन पॉलिसी का भी और उनकी दाखिली सियासत का भी, उसमें अब तब्दीली आ रही है। तो इसलिए अब वो बेसिकली ये चाहते हैं कि अमेरिका पे रिलायंस आहिस्ता आहिस्ता कम हो और वो अपनी पावर को खुद ही जो है ना इंडिजिनसली बेस करें। तो बिल्कुल एक स्ट्रेटजी तो हो सकती है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि देखिए उनके इंटरेस्ट फिर भी बहुत ज्यादा मिलते हैं अमेरिका और इजराइल के, और उसमें एकदम कोई 180 डिग्री का टर्न नहीं आ जाएगा, क्योंकि जो है ना इजराइल की सिक्योरिटी जो है वो अमेरिका की, वो कहते हैं कॉर्नरस्टोन है उनकी फॉरेन पॉलिसी का। क्योंकि कई लिहाज से ये भी है कि देखें इजराइल क्या है, इजराइल एक वेस्टर्न आउटपोस्ट है मिडल ईस्ट के अंदर, और उससे काफी ज्यादा जो उनकी देखें जो मफादात हैं उसके तहफ़्फ़ुज़ में भी उनको मदद मिलती है। इसलिए एक सिम्बियोटिक रिलेशनशिप है। इंटरेस्ट भी तो है ना, ठीक है, पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक साइड, स्ट्रेटेजिक साइड, रिलीजियस इंटरेस्ट भी हैं। अगर थोड़ा सा हम इन डिटेल जाकर इसके बारे में बात करें, बट अनफॉर्चुनेटली टाइम खत्म हो चुका है हमारे पास। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे अगले सेशंस में इसको जरूर टच करें। थैंक यू सो मच जॉर्ज सलीम साहब हमें ज्वाइन करने के लिए, एंड यू कैन गो अहेड टू योर मीटिंग। थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। जॉर्ज सलीम साहब हमारे साथ मौजूद है। वो ये कहते हैं कि ठीक है 10 साल का कह तो दिया नेतन्याहू साहब ने, लेकिन इट विल टेक टाइम, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स किस्म का रिलेशनशिप है इजराइल और अमेरिका का। साथ ब्रेक की तरफ हमें जाना है, लेकिन इस दुआ के साथ जाते हैं कि अल्लाह करे जल्द से जल्द ये जो मामलात हैं, मुज़ाकरात कामयाब हो, ताकि हमारी ज़िंदगियाँ, एक आम पाकिस्तानी की, आम इंसान की ज़िंदगी आसान हो सके, क्योंकि उनकी वजह से हमारी ज़िंदगी मुश्किल हो रही है, महंगाई की वजह से। एक ब्रेक के बाद